नमस्कार, मैं पंकज चौधरी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और ठीक है, कैमरा पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, कैमरा पोजीशन ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे। अभी मैं दो वीडियो बना चुके हूँ ज्योग्राफी पे, ज्योग्राफी 1 और ज्योग्राफी 1A। आज उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। आज हम लोग देखेंगे कि भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। तो सबसे पहले एक हमने ग्लोब बनाया, ठीक। इस ग्लोब को बीच बीच से 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंदिरा पॉइंट का पोजीशन, और इसको एक ऊपर से कट कर लिए। जब ऊपर से कट करेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ ग्रीनविच, ठीक है, ये है ग्रीनविच GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, इस चीज़ को। और ये है 0 डिग्री इक्वेटर। अब इसके पास यहाँ पे है, इस वाले इलाके में भारत है, इसके इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। और इसके उधर जैसे यहाँ पे समझिए, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी साउदर्न हेमिस्फीयर, ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखेंगे। हाँ, जब इसे ग्लोब को ऐसे कर दिए तो ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये आपका पूर्वी गोलार्ध, ये आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे भारत की पोजीशन को हम लोग सेट करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट की जो शुरुआत होती है 6 डिग्री 4 से शुरुआत होती है। तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग देखेंगे कहाँ है। तो ये आपका जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये करीब भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर, यहाँ से हल्का यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 876 किलोमीटर इक्वेटर से दूर है, ठीक ना, इक्वेटर से दूर है, ठीक ना, दूर है, पहला बात। तो यह है आपका हमारा इंदिरा पॉइंट है जो कार निकोबार में है, ठीक है। इस चीज़ को क्लियर समझ लीजिए। इसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी बोला जाता था, ठीक ना। और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा क्वाइल यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है ये, ठीक ना, ये आपका यहाँ पे 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, ये आपका इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर यहाँ आप पढ़े होंगे मुख्य भूमि, ये 8 डिग्री 4 है, कन्याकुमारी है, ठीक है। और जस्ट ऊपर यहाँ पे 37 डिग्री 6, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर चल जा रहे हैं, ठीक ना। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो एक आयु आ जाएगा, आर्कटिक सर्कल आ जाएगा, लेकिन समझाने के लिए एक मोटा मोटी समझा रहे हैं, ठीक ना। ये भारत की एग्जैक्ट पोजीशन यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से छोटा सा बनाते हैं, ठीक ना, इस तरीके से छोटा सा मैप बना देते हैं ना, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, ठीक है। यहाँ से तो ये आपको जो भारत का पोजीशन है यहाँ पे है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। हाँ, बाकी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये जो है 8 डिग्री 4, और यहाँ जो अंडमान निकोबार वाला है ये आपका इंदिरा पॉइंट है, तो ये आपके 6 डिग्री 4 है, ठीक ना, ये इंदिरा पॉइंट। हम तुमको बता रहे हैं कि यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, इसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता था। अब यहाँ से इंदिरा कॉल जो ऊपर यहाँ पे ऐसे, ये है आपका इंदिरा कॉल, ठीक ना, इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लद्दाख में अब पड़ता है, ठीक ना। और पश्चिमी बिंदु सर्किट गुजरात में पड़ता है, और ये यहाँ पे इस तरह से यहाँ सर्किट है, ठीक ना, ये आपको गुजरात में पड़ेगा। और पूर्वी बिंदु किबूतू, जब यहाँ से इस तरह से आएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे है एक जगह किबूतू, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे लास्ट गाँव है हमारा, ठीक ना, ये चीज़ें। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मुंबई में कोलाबा पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट केलिमर तमिलनाडु में है, और पॉइंट पेड्रो जाफना में है, ठीक है, पास मिटाएंगे।
ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है श्रीलंका, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एडम ब्रिज है, राम सेतु है, पम्बम द्वीप है, पम्बम द्वीप पे ही यहाँ पे राम सेतु है। बीच का जो डिफरेंस है यहाँ लगभग 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक समुद्र है, ठीक ना। और यहीं पे एक ईंधन मिलता है, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से शेप में मिलता है। तो ये आपका जाफना, श्रीलंका का जाफना द्वीप है, और इधर पूरा इस तरह से श्रीलंका है। यहीं पे एलिफेंटा दर्रा भी है, ठीक ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला चीज़ देखते हैं कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 में, अब यहाँ पर कई चीज़ें समझने लायक है, ठीक ना। बच्चे अक्सर कंफ्यूज जो गलती कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है ये समझिए। ये एक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उतना अच्छा मैथ नहीं, लेकिन ठीक है, समझाने के लिए ज़रूरी है मैथ, ठीक है, ठीक है। अब भारत और चीन, इस तरफ क्या है, चीन है, इधर नेपाल है, ठीक है। ये आपका सिक्किम है, यहाँ आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाली जो रेखा है ये है हमारा मैकमोहन, ये हमारा मैकमोहन रेखा है, ठीक ना। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश से टच करती है, ना कि लद्दाख से टच करती है। ये जो चीन की सीमा है यहाँ लद्दाख में भी तो टच कर रही है, और लद्दाख में आपका ये कुछ पोजीशन है, ठीक ना। यहाँ अक्साई चीन है, कौन सा? अक्साई चीन, ठीक ना। अक्साई चीन। और ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक ना। और ये 1962 की जो जंग हुई थी, ठीक ना, 1962 की लड़ाई में चीन वालों ने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया था, ठीक ना। तो तब से जो हमारी सेना इधर खड़ी है, इधर खड़ी है चीन की सेना, तो ये LAC पे खड़ी है, ठीक ना। इधर वाला जो इलाका है पूरा का पूरा भारत के पास, मतलब भारत के पास नहीं, चीन के पास है। इधर वाला यहाँ पे हमारे पास है। तो लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि चीन है, मैकमोहन रेखा आंध्र प्रदेश से टच करती है, ठीक ना। यहाँ भूटान हो गया, यहाँ सिक्किम हो गया, और ये जो लद्दाख वाला है इसे LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो उम्मीद है आपका ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज़ चूँकि यहाँ बता रहे हैं तो थोड़ा सा कश्मीर की स्थिति भी क्लियर कर दें आपको, ठीक ना। ये जो इस तरह से कश्मीर है, इसका ये अक्साई चीन वाला इलाका है। ये वो वाला काराकोरम रेंज है जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया था। ये आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान वाला इलाका है। और ये आपका LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये वाला इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल होगा। और ये वाला इलाका क्या है? LAC है। और यहाँ अक्साई चीन है, ठीक है। इस चीज़ को तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है लगभग 2,22,000 वर्ग किलोमीटर है। यह चीज़ वर्ग किलोमीटर, इसका लगभग 1,22,000 वर्ग किलोमीटर भारत के पास है। बाकी आधा हिस्सा चीन और पाकिस्तान के पास है। तो ये यहाँ चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, ठीक ना। अगला पॉइंट है हमारा, एक एक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करके चलेंगे, ठीक ना। डाउट नहीं होनी चाहिए, ना के बराबर होनी चाहिए। तो अगला है काराकोरम रेंज, जो भारतीय उपमहाद्वीप या चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है, ठीक है। काराकोरम रेंज पहले हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है ये काराकोरम रेंज हो गई, ठीक है, पर्वत श्रेणी हो गई। तो ये जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है, और 70 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर है। काराकोरम में सबसे लंबा है, और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे त्रिस्टा ध्रुव भी कहा जाता है। ये जो काराकोरम है, फिर यहाँ पे जास्कर है, ठीक ना, और फिर इधर लद्दाख है, ये चीज़ें। तो काराकोरम रेंज के जो ग्लेशियर्स हैं बहुत हाई, बहुत ही ऊंचे हैं, उधर जाने का सड़क भी नहीं है, वहाँ भी तो संकीर्ण है।
या तो इस वाले रेंज में आपका जो आबादी है गिलगिट बाल्टिस्तान में थोड़ा बहुत है, या यहाँ पे थोड़ा कारगिल में आबादी दिखेगी, लेह में आबादी दिखती है, ठीक ना। फिर इधर छिटपुट न के बराबर आपको जनसंख्या दिखती है। मुश्किल से 100 किलोमीटर जाइएगा तो 2 4 10 दिख जाए तो दिख जाए, वरना नहीं दिखते हैं। तो बहुत ही मतलब बहुत ही अत्यधिक विषम और बहुत ठंडी जलवायु है। तो बहुत कम लोग जो वहाँ स्थानीय लोकल हैं वही वहाँ पे निवास करते हैं। तो काराकोरम रेंज आप ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच डुरंड रेखा जो 1896 ईस्वी में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई। अब यह रेखा अफ़गानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, लेकिन भारत के बीच भी है, ठीक ना। इसको समझेंगे। सबसे पहले एक मैप, ये है लद्दाख, ये है जम्मू कश्मीर, ये है हमारा लद्दाख है, ठीक ना। अब इस यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर, तो यहाँ पे जो सीमा बन रही है, ये यहाँ पे एक वाकान कॉर्डर है। क्या है? वाकान कॉरिडोर। तो वाकान कॉरिडोर 106 किलोमीटर तक यहाँ अफगानिस्तान से लद्दाख से टच करती है। और इधर जम्मू कश्मीर, तो इधर कौन है? पाक है, ठीक है। पाकिस्तान है, इधर चीन है। इस पोजीशन को सबसे पहले समझ लेंगे। तो डुरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से सीमा बनाती है, वो यहाँ लद्दाख से भी सीमा बनाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। बहुत ही मतलब थोड़ा सा डेप्थ में है, लेकिन हाँ, यहाँ 106 किलोमीटर ये जो है, ये आपका ये है, क्या बोलते हैं, ड्यूरंड रेखा है। कौन सी रेखा है? ड्यूरंड रेखा है। इस चीज़ को क्लियर रखिएगा। अब आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर CJ रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक ना। मैप हर चीज़ में ज़रूरी है, बिना मैप के काम नहीं चलता। एक छोटा सा मैप बनाएंगे समझने के लिए, ठीक ना। जैसा है, छोटा सा एक मैप होना ही चाहिए, ठीक ना। इधर अब टाइमिंग क्या है? 15 अगस्त 1947 का टाइम है। जब विभाजन हुआ तो ये आपका वेस्ट वाला पार्ट है, वेस्ट पाकिस्तान, और ये वाला जो इलाका है ये है ईस्ट पाकिस्तान। अब रेडक्लिफ ने जो बनाया था, जो लाइन खींची थी, रेडक्लिफ रेखा यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक ना। यहाँ पे ये जो बांग्लादेश है, पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये 1947 से लेके 1971 ईस्वी तक, ठीक ना, इस टाइम तक रेडक्लिफ रेखा मानी जाती थी बांग्लादेश। फिर लेकिन 1971 में बांग्लादेश बन गया, ठीक है। और यहाँ वेस्ट पाकिस्तान जब ये टूट गया, तब ये वेस्ट शब्द हट गया, अब ये सिर्फ पाकिस्तान रह गया। और ये वाली जो रेखा है, ठीक ना, ये आपका रेडक्लिफ लाइन है। तब वर्तमान में रेडक्लिफ लाइन का मतलब भारत और पाकिस्तान है, और ड्यूरंड का मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है। तो चौहद्दी को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ एक और अगली चीज़ पे आते हैं, नेपाल पे आते हैं। नेपाल से संबंधित है, और इसके बारे में भी एक छोटा सा मैप बनाएंगे, ठीक ना। नेपाल के बारे में इस तरह से कुछ नेपाल है, ठीक है, इस तरह से कुछ नेपाल है, ठीक है, एक आयताकार जैसा है, ठीक ना। अब नेपाल के बारे में देखेंगे कि भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से जो नदी है, काली नदी इसका नाम है। अब यहाँ अगला है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का मैप बनाना पड़ेगा। यहाँ सिक्किम से उठाएंगे, USA, और ये ऐसे, ये ऐसे, कुछ ऐसे। यहाँ आपका मेघालय है, ये सिक्किम, ये असम, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक ना। इस चीज़ को थोड़ा सा मोटा मोटी समझने के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पटकाई की पहाड़ियाँ, तो जो हिमालय पर्वत
इस तरह से आ रही है, वापस इस तरह से हो जाती है। तो पटकाई की पहाड़ियाँ, लुसाई की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उसको अच्छी तरह से आप अध्ययन कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ नामचा बारवा हो गया, ठीक ना। यहाँ मिजोरम के पास लुसाई की पहाड़ियाँ हो गई, या फिर इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, नीली पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। बहुत ही सुंदर जगह है मिजोरम, घूमने के लिए शांति इलाका भी है, ठीक ना। यहाँ आपको नागा पहाड़ियाँ हो गई, इस तरह से। ये पटकाई की पहाड़ियाँ इसी रेंज में है ना, ठीक है। इस चीज़ को अब यहाँ पे देखेंगे, दक्षिण में श्रीलंका से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। इस पोजीशन को भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक ना। चलिए, दक्षिण की बात हो रही है, और दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। एक साउथ का फोटो बनाएंगे, यू और ये, ठीक ना। तो ये जो इलाका है इसे बोला जाता है पाक स्टेट। पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब होता है जल संधि, दो स्थल को जोड़ने वाली, ठीक ना। बीच में क्या है, ये यहाँ पे आपका पानी है, समुद्र है, ये दोनों द्वीप हैं। इसको हिंदी में जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, जल डमरू मध्य बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि, ठीक ना। ये दोनों दो तरफ स्थल होंगे, अब बीच में पानी होगा, नहर होगा, ठीक ना, कोई समुद्र का भाग होगा, ठीक है। तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं, जैसे डेविस स्ट्रेट, ठीक ना। और भी ढेर सारे हैं स्टेट, 15 से 20 नाम आपको याद रखने होते हैं। जब स्टेट पढ़ाएंगे तो स्पेशल उसको पढ़ा देंगे। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग हो जाता है, और पाक जल डमरू यहाँ स्थित है। तो इसको पाक स्टेट क्यों बोला जाता है? सबसे पहली बात तो ये है, देखिए हम आपको बताए थे, यहाँ ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ वेस्ट पाकिस्तान था। तो यहाँ से जो जहाज़ें थी, जो शिप थी, यहाँ इस रास्ते से आया और जाया करती थी, ठीक ना। इसलिए इसका नाम पाक स्टेट, यानी पाकिस्तान का पश्चिम से पूर्व की ओर समुद्र के जहाज़ों से जो सामान आता था, जाता था, तो यहाँ इसका नाम हो गया है पाक स्टेट। इस तरफ आपका ये पाक स्टेट, और ये वाला जो इलाका है इसे बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, ठीक ना। तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों एक ही जगह है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा जो पड़ोसी, निकटतम पड़ोसी देश है, इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। और अंडमान को भी देखेंगे, ठीक ना, उतना तो देखना ही पड़ेगा। अंडमान, ठीक है, ये मिडिल अंडमान है, मध्य अंडमान। इस तरह से ढेर सारे यहाँ पे ऐसे, और ये है हमारा निकोबार, ठीक ना। अंडमान ऊपर की ओर है और नीचे की ओर निकोबार है, ठीक ना। तो निकोबार में यहाँ पे है आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, और यहाँ है आपका इंदिरा पॉइंट, और इसी के दक्षिण में आपका इधर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक ना, ग्रेट निकोबार के इस तरफ, ठीक है। एक दिन अगले क्लास में अंडमान निकोबार में कौन कौन से आइलैंड है, ठीक ना, कहाँ कहाँ कौन से चैनल हैं, कौन से हैं, इसको भी क्लियर करेंगे। और लक्षद्वीप में कौन कौन से द्वीप हैं खास खास, उसको भी अगले वाले क्लास में क्लियर करेंगे। चलिए, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं। हाँ, भारत का जो मानक समय है, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो पहले ग्लोब से समझेंगे, ये ग्लोब हो गया, इसको बीच से काट दिए, ठीक ना। इसके इधर क्या है, पूर्व हो गया, ईस्ट
इधर वेस्ट। ये जो ग्लोब पे इस तरह की जो लाइनें हैं ये अक्षांश रेखा है, ठीक ना। लैटिट्यूड लेटा हुआ, ये लैटिट्यूड है, ठीक ना। और एक और जो इस तरह से खड़ी है ये लॉन्गिट्यूड है, देशांतर रेखाएं कही जाती हैं। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो 0 डिग्री है इसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम भी हम लोग कहते हैं, ठीक ना। और ये पूरी की पूरी जो रेखाएं हैं इस तरह से मिली हुई हैं, ठीक है। और यहाँ से जो ये रेखाएं हैं ये भी अक्षांश रेखाएं इस तरह से मिली हुई है। इस तरह से क्या होता है कि पूरा एक नेटवर्क बनता है, पूरा एक ग्रिड बनता है। जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है हमारी अक्षांशीय और देशांतरीय लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों ही पोजीशन ये क्लियर होता है कि हम कहाँ हैं, एग्जैक्ट पोजीशन मेरा क्या है, ठीक है। 2 मिनट में पता चल जाता है, पुलिस को सभी लोगों को पता चल जाता है कि हमारी एग्जैक्ट पोजीशन इस पूरे विश्व में कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए इसको 0 डिग्री करेंगे तो हमारी पोजीशन लगभग इसके करीब होगी। तो ये जहाँ भी आपको एक ग्रिड बनाता है उससे आपका अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति पता चल जाता है, ठीक ना। इससे आपको ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा है ये काल्पनिक रेखा है, ठीक ना। ये काल्पनिक रेखा बनाई गई है ताकि किसी भी चीज़ देश का उसका पोजीशन पता चले, ठीक ना, टाइमिंग पता चले, इन सभी वजहों से, ठीक है। अब इसको फिर से मिटाएंगे, फिर से बनाएंगे, तब आपको आगे की ओर समझाएंगे। ये बेसिक था, इतना समझना ज़रूरी है, ठीक ना। यहाँ भी कई चीज़ों अभी नहीं बताए हैं, जब अक्षांश और देशांतर आएंगे तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे अब यहाँ पे देखें भारत की पोजीशन को देखेंगे, ठीक ना। भारत का यहाँ पे क्या है 82.5 डिग्री, ठीक ना। भारत की पोजीशन ये है, समझ लीजिए। तो यहाँ इस तरह से 82/30 या 82.5 1/2 डिग्री, ठीक ना। यहाँ से तो ये जो दूरी है ये करीब 5.5 घंटा प्लस जाती है, ठीक ना। 0 डिग्री से जब हम इधर जाएंगे तो हम प्लस में आएंगे और जब इधर जाएंगे तो माइनस में आएंगे। ये जो है अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ संडे होगा, ये क्लियर होना चाहिए। इधर मंडे इधर संडे है, इधर प्लस में जाएगा इधर माइनस में जा रहा है। मान लीजिए अभी 11 बज रहे हैं तो वहाँ दिन हो रहे होंगे, इधर रात है तो उधर दिन हो रहे होंगे, खासकर इस वाली लाइन के इधर, ठीक ना। ये चीज़ यहाँ क्लियर है। चलिए अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। कुछ इस तरह से मोटा मोटी एक समझने के लिए बना लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे यूपी, ठीक है, यूपी ये है आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो आपकी रेखा है वो चीज़ है, ठीक ना। पूर्वी देशांतर समय मानक रेखा है। ये भारत के करीब 5 राज्यों से गुजरती है पूर्वी देशांतर, जिनमें यूपी के बाद एमपी के बाद आपका छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक ना। ये 5 1 2 3 4 5 ये चीज़ आपको याद रखने वाली चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार आता है कि किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। जैसे कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसी तरह 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, एक प्रश्न आ सकता है, ठीक ना। इसलिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट बनता है। चलिए इसके बाद अगला वही है, कर्क रेखा वाला ही है, उसको भी समझ लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कर्क रेखा है क्या, ठीक ना, इस चीज़ को समझेंगे।
0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 23.5 डिग्री, इधर आपका साउथ है, इधर आपका नॉर्थ है, और ये भी 23.5 डिग्री है, ठीक ना, ये चीज़। तो ये आपका कैंसर है, कर्क रेखा है। ये आपका कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है, मकर कर्क, तो ये इक्वेटर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो इक्वेटर लाइन है, ठीक ना, ये भारत से गुजर रही है ऐसे, ठीक ना, इसको मैप बना के समझेंगे, ठीक ना। चलिए 5 मिनट और इसे क्लियर कर लेते हैं, ठीक ना। इस तरह से ये जो हमारी कर्क रेखा है, ये आपका कुछ ये कैंसर लाइन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक ना। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो पहला राजस्थान, दूसरा गुजरात, ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ठीक है ना। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा हमारे यहाँ गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। अब इस लाइन को क्लियर करेंगे, उम्मीद है कि ये आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है, ये दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम, जो त्रिवेंद्रम है, इसी को तिरुअनंतपुरम कहते हैं, तिरुअनंतपुरम कहते हैं। और यहाँ जो है विषुवतीय रेखा, जो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा है, यहाँ से केरल की राजधानी है, यहाँ से गुजरती है। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित जो देश हैं उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान है। तो भारत को सब कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है, ठीक ना। कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट समझेंगे। एक होता है कॉन्टिनेंट, अब दूसरा होता है सब कॉन्टिनेंट, ठीक ना। ये उपमहाद्वीप और ये महाद्वीप है, तो समझेंगे महाद्वीपों की संख्या में कौन कौन से आ जाएंगे। लगभग पहला है यूरोप, ठीक है, उसके बाद अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6, एक और है छूट रहा है, 7 हो जाएंगे, ठीक ना, टोटल 7। अब यहाँ कॉन्टिनेंट हो गए, तो ये बहुत लार्ज है। अब भारत सब कॉन्टिनेंट है, जिसमें भारत है, पाकिस्तान भी है, आपका बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है। ये सारे के सारे हमारे सब कॉन्टिनेंट में शामिल है, ठीक ना। अब समस्या क्या है कि लगभग एक ही प्रकार की जलवायु है और हिमालय पहाड़ सबको घेरे हुए है, ठीक ना। एक ही प्रकार के कल्चर भी हैं, ठीक ना। भोजन के तरीके, तौर तरीके, भाषाएं, रीति रिवाजें लगभग सेम ही हैं, ठीक ना। जो दूरियां हैं वो मन की दूरियां हैं, ठीक ना, विचारों की दूरियां हैं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। तो एक सांस्कृतिक समूह में होने की वजह से इसे एक सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। चाहे आप पाकिस्तान में चले जाइए, चाहे वो बांग्लादेश में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, या भूटान में चले जाइए, ठीक ना, ये सैया श्रीलंका में चाहिए। कहीं ना कहीं सांस्कृतिक रूप से आप देखिएगा, पहनावे में, भोजन में, पानी, हर चीज़ में लगभग एक ही जैसा आपको नज़र आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। इसलिए इसे एक सब कॉन्टिनेंट भी
कहते हैं। और कुछ तो हिमालय का भी योगदान है, कुछ मानसूनों का योगदान है। इन सभी वजहों से इसे एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिया जाता है। चलिए अब अगले वाले पे चलते हैं कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इसकी सीमा जो है 8 राज्यों, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यूपी की जो बाउंड्री है लगभग 8 राज्यों से, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे? उत्तराखंड है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी है, टच में है, ठीक ना। इसके बाद हरियाणा, राजस्थान, यहाँ हरियाणा राजस्थान के कुछ इलाके, नीचे एमपी हो जाएंगे, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएंगे, फिर यहाँ पे झारखंड है, इधर बिहार है, ठीक है। और एक दिल्ली भी है, दिखता नहीं है लेकिन दिल्ली की सीमा तो टच करती है, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली भी हो जाएंगे, तो 8+1, ठीक ना, लगभग 9 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली को भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक ना, ये चीज़ें। अब यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। अगला प्रश्न है, कोशिश करते हैं कि आज और ज़्यादा लंबा क्लास ले लेते हैं, या आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको थोड़ा अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबे वीडियो बच्चे पसंद नहीं करते हैं, ठीक ना। थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।